बीनू कुमावत, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर चर्चा करेंगे हिंदी दिवस के बारे में, संवैधानिक प्रावधान और भारत में इसके संवैधानिक प्रस्तुति के विकास की यात्रा के बारे में। सभी को आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो आइए चर्चा करते हैं हम हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदी यानी कि हमारी राजभाषा के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी राजभाषा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संबंध में क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, संविधान सभा में इसके बारे में कौन कौन से चर्चा हुई और किस तरह से राजभाषा के पदवी पर हमने हिंदी को सुशोभित किया। वर्ष 1947 में ही स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का काफ़ी विरोध हुआ। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई। 11 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। काफ़ी बहस हुई इस दौरान और संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया था जिसको कहा जाता है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के जो भाग 17 है उसमें हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है उससे संबंधित प्रावधान है और इस भाग में अनुच्छेद 393 से लेकर के 351 तक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को हम 4 शीर्षकों के अंतर्गत बांट सकते हैं। पहला, संघ की राजभाषा, जो कि हमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 344 तक प्राप्त होता है। दूसरा, राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं, जो कि अनुच्छेद 345 से लेकर के 347 तक प्राप्त होते हैं। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषाएं, अनुच्छेद 348 से लेकर के 349। भाषा संबंधी विशेष निर्देश हमें मिलते हैं अनुच्छेद 350 से 351 में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संघ की राजभाषा का क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को संघ की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु शासकीय कार्यों के लिए संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का रूप देवनागरी स्वीकार न करके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार किया गया। इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्ष तक सभी सरकारी कामकाज और प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा और इस बारे में संसद को कानून के निर्माण का अधिकार दिया गया। इसी प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी ही, परंतु इसके साथ अंग्रेजी भाषा भी संघ के सभी राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 में ये व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के द्वारा पारित इस प्रकार के संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा इसी प्रकार का संकल्प पारित करना होगा, तभी अंग्रेजी को सरकारी कार्यों के प्रयोग से बाहर किया जा सकता है। परंतु इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण न करने की स्थिति में अंग्रेजी अपनी पहले की स्थिति में बनी रहेगी, यानी अंग्रेजी को सरकारी कार्यों से बाहर करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी होगी। इसलिए संघ की दूसरी भाषा राजभाषा के रूप में अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए अभी तक बनी हुई है, क्योंकि यदि भारत का कोई एक गैर हिंदी भाषी राज्य भी अंग्रेजी के पक्ष में रहता है तब भी अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। अब देखते हैं राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कामों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है, परंतु जब तक
राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तब तक राजकीय अथवा सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। राज्य विधानमंडलों के सदनों में प्रस्तुत किए गए विधेयक या प्रस्तावित संशोधन और पारित सभी अधिनियम, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेश, संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियों के पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसी आधार पर भारत के 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सरकारी कामों में हिंदी को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अनुच्छेद 346 के अनुसार ये व्यवस्था है कि संघ के राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही संघ, राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा होगी। राष्ट्रपति यदि इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान करवाना चाहता है, तो वो निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को राज्य के सभी जगह या उसके किसी भाग में राजकीय मान्यता प्रदान की जाए, और ये व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 347 में। संघ और राज्यों के बीच या फिर विभिन्न राज्यों के बीच जो संपर्क भाषा है, उसके बारे में ये प्रावधान है कि राज्यों के मध्य संघ की संपर्क भाषा आधिकारिक रूप से अंग्रेजी होगी, जिसका हिंदी अनुवाद भी किया जाएगा। परंतु 2 या 2 से अधिक हिंदी भाषी राज्य आपस में यदि कोई समझौता करते हैं या उनके बीच में कोई संपर्क बातचीत होती है, तो वो संपर्क भाषा अपनी हिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषाओं के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद कानून द्वारा ऐसा प्रावधान न कर दे, तब तक क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। कब तक? जब तक कि संसद ऐसा कानून बना करके अंग्रेजी को बाहर न कर दे, तब तक। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी वहाँ इस प्रावधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है जो अंग्रेजी भाषा में होती है, और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक विडंबना ही कही जा सकती है, जहाँ आम आदमी अंग्रेजी भाषा से दूर है। संसद में कामकाज की भाषा के बारे में हम बात करें तो संसद में कामकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी दोनों होंगी। यदि कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में नहीं बोल सकता, तो उसे लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। अब देखते हैं चौथा भाग इस अनुच्छेद 17 का भाग 17 का चौथा भाग, जिसमें भाषा संबंधी विशेष निर्देशों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी को ऐसी किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है जो भाषा संघ या राज्य में प्रयोग की जाती हो। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 350 में ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 350 के ही खंड ख के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। यह आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करेगा। अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करे, जिससे हिंदी भारत की जो मिली जुली संस्कृति है उसके सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। अब देखते हैं राजभाषा आयोग, जो कि अनुच्छेद 344 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, और इसके लिए राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की बात की गई है, और एक संसदीय समिति की बनाने का भी प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से 5 साल की समाप्ति पर और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा इस अनुच्छेद में कहा गया है। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में शामिल जो जितने भी भाषाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार राजभाषा आयोग है उसमें एक तो अध्यक्ष होगा, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो 22 इसके सदस्य होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
द्वारा जून 1955 में बाल गंगाधर खैर यानी बीजी खैर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग नियुक्त किया गया था। पहले राजभाषा आयोग ने कुछ अनुशंसाएं की थी जो हम इस तरह से उन पर चर्चा कर सकते हैं कि संघ के राजकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने का सुझाव इस आयोग ने दिया था। राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने और उस पर कुछ निर्बंधन के लिए भी आवश्यक सुझाव उन्होंने दिए थे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। संघ सरकार के एक अथवा अधिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के स्वरूप के रूप में यानी जो संख्याएं हैं उनका क्या स्वरूप हो उसके बारे में सुझाव दिया गया। और संघ और किसी राज्य अथवा एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच जो पत्राचार की भाषा है उसके बारे में सुझाव दिए। राजभाषा से संबंधित अन्य विषय पर भी उन्होंने सुझाव दिए जो राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग को सौंपे गए थे। राजभाषा आयोग से ये अपेक्षा की गई थी कि वो अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति को देते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों की न्यायसंगत दावों और हितों को पूरा ध्यान रखें। और प्रथम राजभाषा आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी। अब देखते हैं राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति। अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत इसके गठन की बात की गई है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं जिसमें 20 तो लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य। इनका चयन लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चयन किया जाता है। और समिति का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। इसके बाद वह राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे जिनमें उनकी अनुशंसाएं हों। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है और सभी राज्य सरकारों को भी भेजता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार करता है और उसके बारे में राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए भी इस रिपोर्ट के कुछ अंश जारी करता है। इस प्रकार की पहली जो समिति थी वो 1957 में गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इस समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसके अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी उनको मान लिया गया था। इनमें हिंदी को प्रमुख राजभाषा और अंग्रेजी को केंद्रीय राजभाषा के रूप में बनाए रखने और वैज्ञानिक, प्रशासनिक और कानून संबंधी हिंदी शब्दावली के विकास और अंग्रेजी कृतियों का हिंदी अनुवाद करने की अनुशंसाएं की गई थी। अब देखते हैं स्थायी राजभाषा आयोग का गठन 1961 में हुआ और इस यह आयोग ज़्यादा समय नहीं चला। उसके बाद में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया और यह आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रावधान जो संविधान में भाषा के संबंध में किए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि संविधान में 8वीं अनुसूची दी गई है जिनमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। आप देख सकते हैं जो नवीनतम सूची जो जारी अद्यतन सूची है जिसमें नवीनतम भाषाएं जोड़ी गई 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसमें 92वां जो बाद का संविधान संशोधन है जिसमें इस सूची में बढ़ोतरी की गई थी जिसमें मैथिली, बोडो और संथाली और डोगरी भाषा इसमें जोड़ी गई थी। इस तरह से 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ये जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी भाषा से संबंधित। गुजरात के एक महान कवि श्री नर्मद ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार प्रस्तुत किया था। वर्ष 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा होने की घोषणा की थी। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान हिंदी में न होकर केवल अंग्रेजी भाषा में था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का स्थान प्राप्त है जबकि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है लेकिन ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 96वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया और 58वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 394 के खंड ए जोड़ करके संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद उपलब्ध करवाया गया है। अब देखते हैं राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 343 जो संघ की राजभाषा की घोषणा करता है, 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग और समिति की बात करता है, तो 345 से लेकर के 347 क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 348 और 349, और जो विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा से संबंधित 350, 350A, 350B और 351। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, जबकि आज बहुत सारा राजकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। जो अंग्रेजी का भाषा को सहायक राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वो अनिश्चित काल के लिए चला जा रहा है। हालांकि आज की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए, वैश्वीकरण को देखते हुए अंग्रेजी भाषा से परहेज करना आवश्यक नहीं है, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की पहचान हमारी स्वयं की भाषा हिंदी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा के विकास में सभी योगदान दें ताकि हिंदी हमारी पहचान बनी रहे। एक बार पुनः सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए।